जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, और खासकर महाराष्ट्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं 3 मुद्दों पे जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, मैं आपके सामने अपने व्यूअर्स के सामने लाना चाहता हूं। एक तो महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के काबीना मंत्री प्रभात लोढ़ा ने अक्षय तृतीया के दिन एक हिंदू पोर्टल जिसका नाम है हिंदू पोर्टल, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, हिंदू पोर्टल जिसका नाम है कॉल हिंदू नामक एक डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन करते हैं। और ये पोर्टल है क्या? ये निजी पोर्टल है। ऑफ कोर्स इट्स अ निजी पोर्टल, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट सरकारी पोर्टल, जिसका काम जिसके तहत हिंदुओं की नौकरी, उनके हिंदू समाज के लोगों का रोजगार, ई कॉमर्स, ऑनलाइन विवाह, धार्मिक यात्रा वगैरह 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 पर क्या एक सरकारी व्यक्ति को, सरकार से जुड़े व्यक्ति को, एक काबीना मंत्री को क्या इस तरह के इवेंट्स पे जाना चाहिए, जिस पे काफी रिएक्शंस उठे हैं। दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल्स में 1 से 5 क्लास तक में 3 भाषाओं की बात आ गई है। पहले मराठी और अंग्रेजी की बात कंपलसरी था, अब हिंदी हैज बीन मेड कंपलसरी। ऑफ कोर्स जब हिंदी हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है, हम नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उसको मानते हैं, तो फिर हर प्रांत में, हर जगहों पे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाए? फिर इस पे विपक्ष का देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा क्यों? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो है, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के अंदर से ये बात निकली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मराठी मूल का ही बनना है, या संजय विनायक जोशी हो या नितिन गडकरी हो। सवाल है क्यों हम प्रांतीय आधार पे पार्टीज को चलाने की बात क्यों करते? मैं नहीं कहता कि संघ या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुने, क्या चुने, वो उनका इंटरनल मामला है, पर इस तरह की बातें जब आती हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और एक दूसरे पे जैसे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता को मीर जफर के नाम से बोलती है और दूसरा दूसरे के एक मंत्री को जयचंद बुला रहा है। इसके अलावे डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ एक पार्टी के एक प्रमुख नेता का चेहरा डालकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। आखिर ये है क्या? इस तरह की राजनीति क्या इस देश के लिए लाभदायक है? क्या इस देश के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए, इस देश में इस तरह की बात हम सोच भी कैसे सकते हैं? जी, हम इसीलिए अपने मित्र सुभाष सिरके जी के पास जाना चाहेंगे और इन मुद्दों पे उन्हीं से जानना चाहेंगे इन डिटेल। जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें छगन भुजबल जो कभी एनसीपी शरद पवार के साथ थे, उसके पहले कांग्रेस के साथ थे, इनको जो अभी अजित पवार इनके एनसीपी के साथ है, इनको मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक धनंजय मुंडे नाम के मंत्री थे, उनके ऊपर कई सारे आरोप हो गए कि उन्होंने एक गुंडे को पनाह दी, गुंडे को सपोर्ट किया, और ये गुंडे ने वहां पे एक मराठा कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था लेकिन मराठा समाज से था, बीड डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे उसकी हत्या की। इसके कारण धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा अपने मंत्री पद से, और उसके बाद उसकी खाली जगह जो थी वहां पे, चूंकि धनंजय मुंडे ओबीसी समाज से आते, छगन भुजबल भी ओबीसी समाज से आते, तो छगन भुजबल इनको वहां पे जगह मिली। शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अपने एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने छगन भुजबल इनको अपनी कैबिनेट में नहीं शामिल किया था। एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को हथकड़ियां लगाई, उनके साथ मैं मंत्रिमंडल में कुर्सी शेयर नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था जब भुजबल उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में थे कि ये सबसे करप्ट आदमी है, ये जमानत पे छूटा हुआ आदमी है, और ऐसे मंत्री को तुरंत ठाकरे साहब ने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए।
लेकिन छगन भुजबल आ गए अजित पवार इनके साथ और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो उनका नेता धुल गया अजित पवार, उसके बाद छगन भुजबल भी धुल गए। तो अभी देवेंद्र फडणवीस उनको अपने कैबिनेट में लेने में कोई परहेज नहीं था। दूसरा, एकनाथ शिंदे भी अपने शब्द भूल गए कि उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे के को जिन्होंने बेड़िया पहनाई उनको मैं उनके साथ मैं नहीं मंत्रिमंडल में कुर्सी साझा करूंगा, वो भी भूल गए। जो बात सामने आई है कि इस बार अमित शाह ने सीधे तौर पे छगन भुजबल का समावेश मंत्रिमंडल में करने के लिए पहल की, और ये 15 दिन पहले ये बात हुई थी कि इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके लिए खास मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और उसमें फिर छगन भुजबल इनका शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को किया जाए ऐसा बोला गया, बाद में वो मंगलवार के दिन हुआ है। तो छगन भुजबल और बाकी जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें अमित शाह कैसे पांसे फेंक रहे हैं, इसका ये उदाहरण हम देख सकते हैं। और उसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इनकी भी राय नहीं सुनी गई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा जो आपने बात कही कि महाराष्ट्र में 3 जो लैंग्वेजेस की बात है, तो इसको लेकर काफी आलोचना हुई है देवेंद्र फडणवीस सरकार की। उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने की बात की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से है कि पहले स्टैंडर्ड से हिंदी जो भाषा है वो कंपलसरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हमेशा पहले भी 3 भाषा का एक फॉर्मूला था, लेकिन उसमें ये था कि 5वीं कक्षा के बाद हिंदी भाषा सेकेंडरी स्कूल में सिखाई जाएगी। तो इसलिए उसमें एक ऑप्शन भी होता था कि आप हिंदी ले लें और 100 मार्क्स का हिंदी आप ले लें, या फिर 50 मार्क की हिंदी और 50 मार्क का संस्कृत ले लें। तो मैंने भी हिंदी और संस्कृत पढ़ा है, तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम था। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई देवेंद्र फडणवीस द्वारा, तो उसकी आलोचना काफी की गई। उनका क्या है, जो मराठी के समर्थक है उनका कहना है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले मराठी भाषा को जो अभिजात अभिजात भाषा का दर्जा दिया था, और उसमें मराठी को ही दरकिनार किया जा रहा है, ये बात यहाँ पे चली। उसके बाद फडणवीस आगे आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मराठी के ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन एनईपी जब से लागू होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हिंदी भाषा जो है वो 100% वहां पे लागू हो जाएगी। अजय जी, मेरा जो एक और सवाल था, जो एक कबीना मंत्री का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या उचित था उनका जाना? उस पे क्या आप? देखिए, इसमें कॉल हिंदू नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसका जो निजी जॉब पोर्टल है, इसको एक संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता ने ही तैयार किया हुआ है, और उसका उद्घाटन अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कौशल्य विकास मंत्री है महाराष्ट्र कैबिनेट में और कैबिनेट मंत्री है, वो उन्होंने किया है। अब मंगल प्रभात लोढ़ा पेशे से बिल्डर है, और वो चाहे तो अपने कई खुद अपने जॉब पोर्टल खोल सकते हैं, इतना उनके पास सारे प्रोजेक्ट्स उनके चालू है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हुए उन्होंने संघ कार्यकर्ता का पोर्टल है वो उसका उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि इसमें आरोप उनके ऊपर ये हो रहा है कि उन्होंने संविधान की इसमें धज्जियां उड़ाई है। जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनका कहना है कि एक धर्म विशेष के लिए जॉब पोर्टल बनाकर उसका उद्घाटन करना है मंत्री को शोभा नहीं देता। मंत्री पद का जब शपथ वो लेते हैं तो सारे किसी से भी वो भेदभाव नहीं करेंगे। ये शपथ उनके जब मंत्री बनते हैं तब ली जाती है, उस शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया है। बेसिकली ये जो जॉब पोर्टल है, मुझे लगता है कि एक ढकोसला है, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियां तो इस पोर्टल पे आएगी नहीं, जो भी आएगी वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं आ सकती। हाँ, हो सकता है कि मंगल प्रभात लोढ़ा साहब अपने जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसके जॉब्स वहां पे बता दे, लेकिन वो भी देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र से ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाले लोग हैं वो बिहार, उड़ीसा और बाकी स्टेट से ज्यादा आते हैं। तो इसको देखते हुए इसको कितना तवज्जो मिलेगा, कि कितना ये लोकप्रिय होगा जॉब पोर्टल, हमें पता नहीं है। लेकिन एक समुदाय विशेष को सिर्फ जॉब दिलवाने की बात करने वाला ये पोर्टल का उद्घाटन करके
संविधान को संविधान की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने, मंगल प्रभात लोढ़ा ने, ऐसा आरोप जरूर हुआ है अजय जी। और एक तीसरा जो मेजर सवाल था जो मैंने आपसे जानने की कोशिश की थी, क्योंकि आपको वहाँ के पल्स से आप वाकिफ हैं, कि जो बातें आ रही हैं कि संघ की कोशिश, भले ही डिफरेंसेस बीजेपी और संघ के बीच हो कि हम अपना इस बार अध्यक्ष बनाएंगे, पर जो बातें आ रही हैं कि इस बार मराठी मूल का ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि संघ का रूट्स भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इस पे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उसमें सबसे बात ये सामने आई थी, इसके पहले भी आरएसएस ने अपना रुख साफ किया था कि बीजेपी का जो अगला प्रेसिडेंट होगा, नेशनल प्रेसिडेंट, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके चंगुल से दूर रहने वाला होगा, जो अपना निर्णय जो है वो खुद ले और उसको आगे, बीजेपी को अगले 10 साल या 15 साल की जो दिशा देनी है वो काम वो करें, क्योंकि आरएसएस का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका कार्यकाल जो है वो अभी खत्म होने के कगार पे है। 3 बार बीजेपी को जीत दिलाई नरेंद्र मोदी इन्होंने, उसके बाद उनका करिश्मा जो है वो अगली बार नहीं रहेगा। तो ऐसे में नया कुछ सोच होना चाहिए, और हमेशा आरएसएस ने दूर की सोच रख के ही अपनी चालें चली है, और यही कारण है। सुभाष जी, मेरा यहाँ सवाल एक बड़ा डिफरेंट था। क्या हो रहा है वो तो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या सोच है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो बातें आ रही हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर से बातें जो आती हैं, कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने बात किया था कि मराठी और गुजराती के बीच में एक बहुत ही डिफरेंस है पॉलिटिकली। तो शायद अमित शाह और मोदी गुजरात से आते हैं, और संघ की कोशिश है कि इस बार मराठी मूल का ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। क्या इसमें कितना दम है, और कितनी बातें जो कही जा रही हैं उसमें क्या, मतलब आपको क्या लगता है क्या ये मामला? ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको टक्कर देने वाला आदमी ढूंढने की, और इसमें आज की तारीख में संजय जोशी और नितिन गडकरी, इनके अलावा कोई और नाम दिख नहीं रहा है। कई सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आरएसएस ने तलाश किए, कई सारे नेताओं के नाम खंगाले, लेकिन ऐसा कोई आदमी उनको आज की तारीख में मिल नहीं रहा है। तो ये 2 नामों पर संघ विचार कर रहा है, लेकिन ये जो 2 नाम है वो मोदी और कैंप को मंजूर नहीं है, और इसलिए क्योंकि ये दोनों मराठी मूल के हैं, ये भी एक कारण है क्या? नहीं, मराठी मूल के जो बातें आ रही है मैं उसमें आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मराठी मूल के हैं ये तो है, उनकी ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मोहन भागवत भी मराठी मूल के हैं। आरएसएस का जो शीर्ष जो नेता महकमा है वो पूरा मराठी है, तो एक आसान होती है रिलेशनशिप, कम्युनिकेट कर, तालमेल कर रखने के लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि मोदी को टक्कर लेने वाले ये 2 लोग, और ये इसके पहले भी इसका ये तय हुआ है, और इसके पहले इसकी परीक्षा भी हुई है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकते हैं ये दोनों लोग। तो इसलिए इन दोनों नाम पर आरएसएस जो है वो सोच रही है, उसके नाम भी इन्होंने आगे किया, लेकिन अभी तक इस पर स्टेलमेट बना हुआ है। पोस्टर वॉर जो चल रहा है, मीर जफर वर्सेस जयचंद, हमने इतिहास खंगाल लिया। हमने आपसे भी बात की थी बलूचिस्तान में, जिस तरीके से पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद वहाँ के बासिंदे जो मराठी हैं वो आज बलूचिस्तान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पर हमारे देश में भी हम वापस चले गए मीर जाफर और जयचंद को लेकर, और बातें यहाँ तक आ रही हैं कि एक मंत्री ने जो 7 तारीख के अटैक के बारे में पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, उनका भी बयान आ गया कि हमने इसलिए किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की कोई बात ना आए, कि हमने कहा था कि वी आर नॉट अटैकिंग द आर्मी इंस्टॉलेशंस, वी आर अटैकिंग ओनली द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट हाइडआउट्स। उस पे पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, जिस तरह की रिपोर्ट्स में कह रहा हूँ, क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है, विद डिस्क्लेमर आई एम सेइंग। बट उस बयान के बाद जयचंद की बात आ गई, और जयचंद के रिएक्शन में मीर जफर की बात आ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्या राजनीति में
आज की तारीख में 2025 21वीं सदी में क्या शोभा देता है इस देश में, जहाँ की आज की तारीख में भी रोजगार, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं रोजगार के अलावे आम जनता इस कदर परेशान है, जहाँ 75 लाख से 80 लाख प्राइवेट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के कर्मचारी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनका मिनिमम पेंशन 1000 पे 95 में फिक्स हुआ था और 95 से लेकर 2025 आ गया, आज तक 1000 इज द मिनिमम फिक्स्ड, क्योंकि 15,000 का स्लैब डाला गया था। उनका डिमांड है कि कम से कम आज की तारीख के वैल्यूएशन को देखते हुए जीने के लिए एक साधन तो दे दो। पर सरकार को प्राइवेट कंसर्न्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ नेताओं का, एमएलए का पेंशन कितना होना चाहिए, एमपी को पेंशन 2 साल में ही कितना होना चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, सरकारी जो महकमे में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनका पेंशन कितना होना चाहिए। जबकि इस देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट्स के, जिनका आप ईपीएफओ के थ्रू पीएफ और पेंशन काट के अपने पास रखते हैं, उनको आज की तारीख में भी मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपए का है। हम कहां हैं? और हम मीर जफर और जयचंद की बात कर रहे हैं। किसी को कोई कंसर्न नहीं है इस देश के भलाई से, देश की कहते हैं ना विकास से। हम सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं और नए नए नाम के साथ एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। आपका क्या मानना है, ये देश कहां हम ले जा रहे हैं इन राजनीतिक व्यक्तियों के कारण, इन राजनीतिक पार्टीज के कारण, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपने जगह पे अपनी सैलरी जब तब बढ़ाते रहते हैं, आम जनता की इनको चिंता नहीं है। आपका क्या कहना है? ठीक है अजय जी, ये जो बात शुरू की पोस्टर वॉर की, वो बीजेपी के नेता अमित मालवीय इन्होंने उन्होंने एक पोस्टर जारी किए, उसमें आधा एक चेहरा था, उस एक चेहरे में चेहरे का एक हिस्सा पाकिस्तान के जो सेना चीफ है उनका था और दूसरा आधा हिस्सा राहुल गांधी का था। अमित मालवीय ने इस पोस्टर जारी करके एक्स जो है हैंडल, उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पाकिस्तान के जो सेना चीफ है उनकी भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था? तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि भैया जयशंकर, इन्होंने जो विदेश सचिव है, विदेश मंत्री है, उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले, फोन किया था कि हम सिर्फ आपके सैन्य ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था ये फोन किया कि नहीं, इतना बता दीजिए, हाँ या ना। उसके बारे में सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस का ये कहना है, राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो फोन के पहले किया गया था, आगाह किया गया था, इसके कारण जो बड़े टेररिस्ट है, जो टेरर ग्रुप के चीफ है, वो भागने में कामयाब हुए और छोटे छोटे लोग ही उसमें पकड़े गए। तो ये ऐसा क्यों ब्लंडर किया, ये सरकार से वो जवाब मांग रहे थे। विपक्ष के नेता है, उनको जवाब यानी सवाल पूछने का हक है, लेकिन सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन अमित मालवीय जो आईटी सेल के चीफ है, हमेशा कुछ ना कुछ वो चीजें करते रहते हैं जिसमें कभी कभी बीजेपी भी अड़चन में आ जाती है। जैसे उन्होंने टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, ऐसा एक ट्वीट किया था, और हमारे जो विद्वान पत्रकार है उन्होंने फिर वो ट्वीट के जरिए खबर भी चलाई थी और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी, लेकिन अमित मालवीय ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। तो ये जो बात है, उसके बाद अगर बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस चुप बैठना लाजमी नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस ने भी फिर जयशंकर को जयचंद यही है कि जिन्होंने यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी है उनको भारत में बुलाने का न्योता दिया था। तो और मीर जाफर जो है, उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था प्लासी की लड़ाई में। तो ये जो पुराने हिस्टोरिक नाम जो है उस पर राजनीति चल रही है। आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के सामने, फिर वो बेरोजगारी का हो, ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसको मान्य करते हुए सरकार ने जो छूट दी है अमेरिका व्यापार को, उसके कारण यहाँ पे जो
व्यापार और इंडस्ट्री जो है उस पर असर होगा, कई लोग और बेरोजगार हो जाएंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। और ये दोनों जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो देश को मुगालत में रख रही है कि जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पेट की भूख के, वो पेट की भूख के मुद्दे हैं, ये लोग भूल रहे हैं और बाकी चीजों पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जाहिर है कि इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है। अजय जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे, और उसका बहुत ही छोटा जवाब मुझे चाहिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर was well known for his statements and narratives against बीजेपी एंड संघ। फिर शशि थरूर ही क्यों? क्या केरला में उनको स्थापित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस कह रही है कि he has crossed the लक्ष्मण रेखा? देखिए, केरल में ई श्रीधरन को खड़ा किया था चुनाव में, और ई श्रीधरन के जरिए केरल में अपना पैर जमाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन ई श्रीधरन भी हार गए थे। तो शशि थरूर जैसा अगर नेता उनके कब्जे में आता है तो जाहिर है कि वहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको केरल में मिल जाएगा। शशि थरूर की मुसीबत ये है कि जो बाइफर्केशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके कारण वहां पर उनका जीतना लगभग मुश्किल है इस बार। हमेशा पिछले तीन बार वो जीतते आ रहे हैं, उनका मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है, और यही कारण है कि शशि थरूर जो है वो मोदी के पक्ष में दिखना चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि वहां पे जो क्रिश्चियंस है वो भी एंटी मुस्लिम्स बन गए हैं, और वो बड़ा वोट बैंक वहां पे है। वो वोट बैंक उसको लुभाने के लिए मोदी इनके साथ रहना, या मोदी इनके साथ मंच साझा करना, या फिर उनके कार्य में साथ देना, ये जरूरत बन गई है। दूसरा, कांग्रेस को वैसे शशि थरूर जैसे लोगों की अभी जरूरत नहीं है। इसके पहले कांग्रेस की जो जरूरत थी, उन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया था, लेकिन उनका रोल अभी खत्म हो चुका है, ये कांग्रेस भी जानती है। तो इसलिए ये बात है। दूसरी बात जो है कि अभी भी शशि थरूर के सर पे तलवार लटकी हुई है, जो उनकी पत्नी की जो मौत थी उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो जाहिर है कि बीजेपी हमेशा ब्लैकमेलिंग करके लोगों को अपने पास लेती है, तो उसमें शशि थरूर भी शायद ये भी इस ब्लैकमेल को बलि पड़ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अजय जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम महाराष्ट्र या राष्ट्रीय राजनीति पे जिस तरह के मुद्दों के साथ आते हैं, शायद ये मुद्दे दूसरे जगहों पे गौण होता है, पर हम इन मुद्दों को प्रोमिनेंस देते हुए आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सुभाष जी, हम आते रहेंगे इन्हीं मुद्दों पे। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।